नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मनीष जैसल जी, फिल्म क्रिटिक एंड फैक्ट चेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। तो आज हम सर से बहुत सारी बातें हैं जो जानने वाले हैं। सर, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत एक कस्बे से हुई है जी। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आता हूँ और वहाँ से निकलकर मैंने मास मीडिया की पढ़ाई की, और मास मीडिया की पढ़ाई करने के बाद आज मैं IIT मिसिज ग्वालियर में एज हेड एंड मास कम्युनिकेशन के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये जर्नी जब आपने पूछी है तो जर्नी में मुझे बहुत सारे पड़ाव नजर आते हैं जो युवाओं को जरूर जानना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं हूँ, मैं खुद भी युवा हूँ, 30 ईयर ओल्ड हूँ। फतेहपुर से कानपुर का सफर तय किया, कानपुर से लखनऊ का सफर तय किया, लखनऊ से फिर मैं वर्धा महाराष्ट्र पहुंचा, जहां मैंने मीडिया और सिनेमा की पढ़ाई करी। PhD की उसमें फिल्म सेंसरशिप पर PhD की। उसके पहले मैंने MPhil की मुजफ्फर अली की फिल्मों पर, और फिर उसके बाद नौकरियों का, जैसे हर किसी के लाइफ में नौकरी बदलती रहती है, तो 3-4 साल में नौकरी भी मेरी 3-4 बार बदली। तो इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा है कि जर्नी बदलती रहती है, जगह बदलते रहते हैं मेरे उसके। और कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर परिवर्तन हो रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, तो दिल से स्वागत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको जरूर लेकर जाएगा। सर, फिल्म क्रिटिक पे जैसे कि आप बोलते हैं, बताते हैं, तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, फिल्म क्रिटिक होता क्या है, और अगर बात करें किन बेसिस पर हम किसी फिल्म को रिव्यू देते हैं कि ये अच्छी है या फिर इसमें ये कमी है? जी, फिल्म क्रिटिक बेसिकली किसी फिल्म को देखने का नजरिया होता है कि फिल्म आप देखते कैसे हैं, फिल्म आप पढ़ते कैसे हैं। हमने तो क्लासरूम में फिल्म पढ़ना सीखा है, फिल्म के ऑडियो को सुनना, फिल्म के विजुअल को समझना, फिल्म के मीनिंग को समझना, फिल्म की कहानी आपको क्या कह रही है वो समझना, और इन सब को आप ध्यान में अगर रखें तो एक कह सकते हैं कि हम फिल्म से क्या सीख पा रहे हैं, वही फिल्म क्रिटिसिज्म है। हमने जब फिल्म क्रिटिसिज्म की पढ़ाई शुरू की, लगभग 2013-14 की बात होगी, हम लोग फिल्में ऐसे ही देखते थे। तो उमराव जान कभी देखी, कभी गमन देखी, कभी अंजुमन देखी, कभी वीर ज़ारा देखी। तो फिल्म देखी थिएटर में, 20-30 रुपए उस समय का रेट हुआ करता था, 30 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा हमारे पास होते भी नहीं थे। तो वो फिल्म देख के आए, और ऑडियंस, जितनी ऑडियंस पीछे बैठी हुई है, आगे बैठी हुई, वो देखा, हंसी मजाक हुआ और बाहर चले आए। मैसेज क्या लेके आए वो कभी नहीं लगा। फिर एक दिन भास्कर में जब प्रकाश चौक से जी को पढ़ा तो लगा कि फिल्म ऐसे देखनी चाहिए। तो वो फिल्म देखने का नजरिया बताते थे कि फिल्म में हीरो कब आएगा। हीरो आपको आधे घंटे तक नहीं दिखता है फिल्म में, फिल्म में हीरो आधे घंटे बाद दिखता है, फिर हीरो बड़ा होता है, हीरो के साथ साथ कहानी बड़ी होती है। तो कहानी के बाद जब आप 1.5 घंटे की फिल्म आप देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम अब किसी परिवार में फंस गए हैं, किसी समाज में फंस गए हैं जिसकी वो कहानी है जी। फिर आपको लगेगा कि लगभग जब खत्म होने वाली होगी फिल्म, तो आपको लगेगा कि यहाँ से अब क्या होगा। तो आपके अंदर वो जुनून आ जाएगा कि यार इस फिल्म के बाद, अब इस कहानी के बाद अब क्या होने वाला है। तो आपको नजर आता है कि उमराव जान में उमराव जो है गायब हो जाती है, उमराव जान बेचारी परेशान है, उसको उसके साथ समाज क्या करेगा। या गमन का जो फारूक है वो अब मुंबई पहुंच गया है, उसको वापस आना है, अपने घर गाँव आना है जो लखनऊ में है उसका गाँव। तो मुझे लगा कि यही करना चाहिए। फिल्म बना लेना तो एक बात है, फिल्म को देखना कैसे है उसके लिए अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। और नो डाउट बदलते वक्त में फिल्म का नजरिया भी बदला है, क्योंकि कैसे ना कैसे आज के टाइम में फिल्म आपके लिए एक सोशल मैसेज जरूर छोड़ती है, और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस भी वही होती हैं। सर, इसके इतर मैं बात करूं, जैसे अभी हमने फिल्म क्रिटिक की बात की, इसके इतर अगर मैं बात करूं फक्कड़ मिजाजी, जो कि आपकी मैं कहूँ प्रोफाइल के साथ जुड़ी हुई है इंस्टा की, तो आप मुझे बताएंगे सर कि ये क्या है और कैसे ये चीज मतलब आपके साथ जुड़ी? फक्कड़ मिजाजी वैसे ही है, बस ऐसे घूमना फिरना पसंद है जी। काम से जब तक प्यार है तब तक काम से प्यार है, काम नहीं करने का मन है तो नहीं करना है, नहीं हो भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि काम अगर आपको पसंद आ रहा है, जैसे मुझे फिल्में बनाना, फिल्में लिखना, फिल्में पढ़ना, फिल्में देखना, ये पसंद है जी। अब इसके बीच में कुछ भी आ गया तो वो समझिए कि वहां से मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। अब मुझे कोई फिल्म देखनी है तो मैं आज रात 3 फिल्में एक साथ देख सकता हूँ। अब मुझसे कोई कहे कि आप पहला दिन पहला शो देखिए, तो मेरा मन नहीं है तो आप मुझे नहीं दिखा सकते। हो सकता है कि जब मेरा मन है और मैं तब फिल्म देखूं तो उस फिल्म पर मैं कई सारी बात कर सकता हूँ। कभी घूमने का मन है, ऐसे ही पुराना वाकया है कि ऐसे ही क्लास में बैठे हुए थे
तो फोटो दिख गई इंस्टा में कि पहाड़ में बर्फ जम गई है, तो मन हुआ कि पहाड़ घूमने चलना है। नौकरियों के बीच में ऐसा होता है कि नहीं जा पाते जी। लेकिन मन हुआ कि पहाड़ देखना है, तो ऐसे मूड बना और अगली सुबह हम मसूरी के पहाड़ों के बीच थे। तो यही है फक्कड़ मिजाजी, आज यहाँ कल कहाँ। और मुझे लगता है यूथ को कम से कम फक्कड़ मिजाजी होना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो एटमोस्फियर है ना बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। अगर हम स्टडी की बात करें, कहीं ना कहीं यूथ बहुत प्रेशराइज है अपने करियर को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर, तो बहुत सारे सोशल प्रेशर भी आते हैं। तो उन प्रेशर को कैसे डील किया जाए, कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो हम ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके इतर सर, जैसा अभी हमने आपकी बात करूं, फैक्ट चेक भी करते हैं अगर कोई गलत खबर आती है तो उसको लेकर भी। तो आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का दौर है, और ये दौर ऐसा है जहाँ पे हर किसी के हाथ में फोन है, अगर कोई घटना होती है तो लोग एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिसके बाद हमें नहीं पता कि दूसरा पक्ष क्या है और जो खबर है वो सही है या नहीं। लेकिन वायरल होते होते चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है, कई बार गलत खबर भी वायरल हो जाती है। तो ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति चेक करे कोई न्यूज फेक है या नहीं? देखिए, फेक न्यूज के जिस दौर में हम जी रहे हैं वो दौर बहुत खतरनाक है जी। आपको मैं एक वाकया बताता हूँ, एक एग्जांपल बताऊं अगर हमारे श्रोताओं को, कि एक वीडियो जो चला पाकिस्तान कराची से, उस वीडियो में एक बच्चा चोरी की घटना थी और उस बच्चे चोरी की घटना का एक विजुअल यूट्यूब पर अपलोड होता है। और वो वीडियो जब भारत में आता है और वो भारत के आसाम में पहुंचता है, वहां के कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसको लगा कि ये जो बच्चा चोरी की घटना है उनके गांव जवार में हो रही है, उनके मोहल्ले की ये घटना है जी। तो एक भीड़ ने, एक मॉब ने लिंचिंग की और 2 ऐसे लोगों की हत्या कर दी जो जिनका उस पूरे वीडियो से, पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी टेक्स्ट आपके समाज को, आपके परिवार को और स्वयं आपको, विक्स वेपोरब आप पेट में लगा लीजिए, आपकी चर्बी कम हो जाएगी। ऐसे मैसेज हमारे पास सैकड़ों मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं। आप 3 दिन, आप एक मैसेज आता है आपके पास में कि आप 3 लोगों को फॉरवर्ड करिए जी, तो आपके जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखते ही शेयर करें, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, या कुछ भी आता है। वो बहुत सारे बोगस मैसेज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक फोटो आपके पास एडिटेड फोटो आती है, आपने देखा होगा कि गांधी, नेहरू, इंदिरा या फिर मोदी जी या फिर बहुत सारे और जो नेता हैं, भारत के नेता हैं, उनके साथ में एडिटेड फोटो आपके पास आती है, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करें, क्योंकि मैं खुद भी गूगल न्यूज इनिशिएटिव का नेशनल ट्रेनर हूँ, मैं फेक न्यूज से रिलेटेड ट्रेनिंग्स देता हूँ। तो हम लोगों का काम यही होता है कि हम जो व्यूअर है, जो पाठक है, जो लिसनर है, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बताएं कि आप जो अपने आसपास जो इको चैम्बर बना हुआ है, कि आप अपने मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उससे बाहर आकर के दिमाग का इस्तेमाल करिए कि वो जो वीडियो है वो पाकिस्तान का वीडियो है, ये समझने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कोई एआई और दुनिया भर की चीजें आपको नहीं बताएंगे। जब आप सोचेंगे, जब आपको लगेगा कि ये मेरे गांव की घटना नहीं है, ये मेरे शहर की घटना नहीं है, तो आपको लगेगा कि सही कह रहा है ये मैसेज, और आप जो मॉब लिंचिंग हो रही है या आप किसी को मार देते हैं जा करके, उससे बचा जा सकता है। तो उसका सीधा कारण है, आप मैसेज को देखिए, व्हाट्सएप को ओपन करिए, मैसेज को पढ़िए, उसको देख करके थोड़ा सोचिए, ठहरिए, और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप उसे रखें, फॉरवर्ड करें, नहीं तो तुरंत डिलीट कर दें। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में जरूरी है 2 पल ठहराव के, क्योंकि अगर आप 2 पल सोचते हैं ना तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रोक सकते हैं सिर्फ अपना थोड़ा सा वक्त देकर। और जरूरी भी है क्योंकि बदलते दौर में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो हमें भी उसी अपडेशन के साथ काम करना होगा। इसके अलावा सर मैं बात करूँ, आप मास कॉम के HOD हैं डिपार्टमेंट में, ITM में, तो स्टूडेंट के लिए इस फील्ड में, क्योंकि जब कोई फील्ड हमें दिखती है, नो डाउट उसकी अच्छी बातें हमें दिख जाती हैं, हम खराब बातें कहते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो मास कॉम की फील्ड में चार्म सबको दिखता है कि कल को हम एंकर बनेंगे या ये होगा वो होगा, लेकिन उसके साथ कई हर्डल्स भी आते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या हर्डल्स इस फील्ड में होते हैं? जैसे किसी को वकील बनना है जी, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, तो वो डिग्री प्राप्त करता है। जी। एक ऐसी फील्ड हमें नजर आती है कि जिसको कुछ नहीं बनना है, वो मीडिया का कैमरा उठाता है, एक फोन उठाता है, ट्राइपॉड लेता है और वो कूद पड़ता है समाज में, और फिर वो उसको लगता है कि मेरे पास कैमरा है, माइक है, तो मैं पत्रकार हूँ। वो पत्रकार नहीं है।
पत्रकारिता की पढ़ाई लगभग देश में 100 सालों से हो रही है। 100 साल मीडिया एजुकेशन के हो गए हैं। मीडिया का भी एक कोड ऑफ एथिक्स है। आप उस एथिकल वैल्यूज सीखते हैं। आप समाज में कैसे खबरों का प्रेजेंटेशन करना है, न्यूज वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, वो आपको सिखाया जाता है क्लासरूम में। तो मुझे लगता है कि जो आज की नई पीढ़ी है, उन्हें मीडिया में आने से पहले, जर्नलिज्म में आने से पहले कम से कम 2 साल 3 साल की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, चाहे वो बैचलर लेवल पे करें, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे करें। इसके बाद जो लोग आएंगे पत्रकारिता में, वो समाज के मर्म को समझना स्वीकार करेंगे। आपको एहसास होगा कि कोई घटना अगर समाज में घट गई है क्राइम से रिलेटेड, कोई घटना, कोई मर्डर हो गया है, तो मर्डर से ज्यादा वो आपको समझना है कि उसमें दर्द क्या है, उसमें खबर क्या है। सिर्फ उसे कैमरा लगा करके रिकॉर्ड कर लेना और ये पूछना कि आपको कैसा लग रहा है, ये शायद पत्रकारिता के साथ बड़ा बड़ा अन्याय होगा, और वही हो रहा है। इस वजह से जो हर्डल की बात हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि कुछ ऐसे लोग, मैं सब तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज सोसाइटी में जो बिना पत्रकारिता की डिग्री, बिना टेक्निकल लैंग्वेज सीखे, बिना किसी कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के इस फील्ड में है। उनकी वजह से जो सीखे हुए लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ ही दबाव बन रहा है। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मीडिया ट्रेनर, मुझे लगता है कि जो भी युवा आज किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे वो वहाँ पढ़ाई करते हैं, वैसे इस फील्ड की पढ़ाई कर आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। सर, इसके अलावा कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th के बाद जर्नलिज्म में अपना करियर देखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप खाली नहीं बैठते। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे IAS बनने की या SSC UPSC की कोचिंग में बाद आप असफलता हो सकती है, लेकिन ये जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, इसमें आपके पास कैरियर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आपको अच्छा हो सकता है कि आपको कैमरा पकड़ना नहीं अच्छा लगता हो सकता है आपको एडिटिंग ना आती हो सकता है आपको लिखना भी अच्छा ना लगता हो, लेकिन हो सकता है आपको बोलना बड़ा अच्छा लगता हो, तो आपके लिए ऑफर है जी। अगर हो सकता है कि आपको एडिटिंग नहीं आती है लेकिन आप कैमरा बहुत अच्छा कर लेते हो, देखते बहुत अच्छा है, तो आपके लिए जॉब है। कुछ भी नहीं आ रहा आपको, तो आप हो सकता है कि पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपको हो सकता है लोगों से PR मेंटेन करने बहुत अच्छा लगता हो, लोगों से आप बातचीत बहुत हैंडल बहुत अच्छा करते हैं, आप इवेंट बहुत अच्छा प्लान करते हो, उनके लिए भी यहाँ पर इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मतलब मैं अगर आपसे बात करूं तो हम लोग कम से कम 500 तो मैं गिना सकता हूँ कि इस फील्ड में जो 12वीं के बाद जो बच्चे आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे ऐसे खुले हैं कि 3 साल बाद नौकरी की जो गारंटी है। अब नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ाते, हम ये सिखाते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़े। वो ये इस फील्ड के लिए आप आ सकते हैं, उन्हें आना चाहिए। जो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगता है कि इस डिग्री के बाद में हम पत्रकार नहीं बन सकते, हम खूबसूरत नहीं हैं, हम कैमरे पर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सिर्फ कैमरे पर आना, टीवी की स्क्रीन पर आना पत्रकारिता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड है। आप फिल्म मेकर बनिए, एक फिल्म आपकी आज देखते हैं कि एक फिल्म आपकी पूरी दुनिया में फैल जाती है, आपको कई सारे अवार्ड मिलते हैं। आप फिल्म राइटर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो मुझे लगता है कि 12वीं के बाद या 12वीं के बाद भी जो BA BSc BCom या BTech करने वाले लोग भी इस फील्ड से जुड़ सकते हैं जी। और फील्ड में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप कौन से ऑप्शन के काबिल हैं? याद रखिए, पहले अपने आप को काबिल बनाइए, तब कामयाबी आपके साथ आती है। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए अपने आप पर। सर, आज हमने आपसे कई सारे विषयों पर बात की, आपके बारे में जाना, और भी कई सारी फील्ड को हमने छुआ। सर, जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर बहुत अच्छा शहर है। ग्वालियर को मैं अगर थोड़ी सी बात में कहूँ तो ग्वालियर मुझे शुरुआत में पसंद नहीं आया, लेकिन ग्वालियर के लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं। 2.5 साल के करीब मुझे शहर में हो गया है, तो अब ग्वालियर भाने लगा है। तानसेन का संगीत जैसा मधुर होता है, ग्वालियर के लोग अब वैसे मधुर लगने लगे हैं। तो ग्वालियर वासियों, इतना ही कहूँगा कि जो आपकी टोन है, उस टोन में भी जो एक माधुर्य है वो अब महसूस हो रहा है, देर से ही सही। तो धीरे धीरे ही सही, ये शहर सबको अपना बना लेता है। और अगर आप भी नए आए हैं ना, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, शहर को समझिए और लोगों को भी वक्त दीजिए कि वो आपको समझे, क्योंकि धीरे धीरे ही सही सफलता मिलती जरूर है, लेकिन वक्त हर चीज में लगता है। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच।